करें स्टार्ट। ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरसीसी डिजाइन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था। जैसे कि हम बोले थे आप लोगों को कि आरसीसी डिजाइनिंग करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, है ना। वो पॉइंट क्या था हमारा? सेफ्टी था, सर्विसिबिलिटी था, इकोनॉमिक था, ड्यूरेबिलिटी था और एस्थेटिक था। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था पीसीसी के बारे में कि पीसीसी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर पीसीसी से हम लोग कैसे आरसीसी में स्विच करके चले गए, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। और साथ में ये भी डिस्कस किए थे कि आरसीसी में हम लोग जो स्टील प्रोवाइड करते हैं उसके क्या कारण है, ठीक है। क्योंकि हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए था। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल था, बंबू था, जियो टेक्सटाइल था, कॉपर था, बहुत सारा चीज था, लेकिन हम लोगों ने स्टील ही लिया। इसका क्यों लिया उसका लेक्चर आप मतलब दे चुके हैं, तुम लोगों को रीजन बता चुके हैं, 3 रीजन निकल के आया था। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये हो गया था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो अभी जो बात चलेगा हम लोग का वो सिर्फ कंक्रीट के ऊपर चलेगा। कंक्रीट के बाद फिर हम लोग बात करेंगे स्टील के बारे में, है ना। पहले कंक्रीट के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे स्टील के बारे में, ठीक है। तो आज तो कम पूरा लेक्चर चलेगा कंक्रीट के बारे में, ठीक है। फिर आगे आने वाला लेक्चर में हम लोग स्टील के बारे में भी देखेंगे। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, पहला चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट क्या है? ये डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, देखो इसको हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर रखे हैं, मतलब आईएस कोड ने डिवाइड कर रखा है। ये आईएस कोड का टेबल है, ठीक है। हम अपने से उठाए नहीं, आईएस कोड में दिया हुआ है ये। और जो भी यहाँ पे टेबल बना हुआ दिख रहा है आपको, ये आपका लेटेस्ट टेबल है, मतलब जो अपग्रेड होकर के हम बताए थे अपार्टमेंट 5 आया है ना 2019 में। तो वो लेटेस्ट अपडेट हम यहाँ पे तुम लोग को टेबल बना के दिखाए हैं। आप अगर आईएस कोड देखोगे तो हो सकता है कुछ डाटा जैसे कि M60 आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में भी देखने को मिले। यहाँ पे आपको M60 कहाँ दिख रहा है? स्टैंडर्ड कंक्रीट में दिख रहा है। तो ये आगे पीछे हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो हम यहाँ पे लिखवाए हैं, जो टेबल बना हुआ है, इसको फॉलो करना है सबको। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो देखो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। क्या क्या है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट? पहला ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट कहाँ से कहाँ होगा आपका? M10 से लेकर के M20 तक। M10 से लेकर के M20 तक आपका कौन सा कंक्रीट हो गया? स्टैंडर्ड कंक्रीट या ऑर्डिनरी कंक्रीट। कौन सा कंक्रीट हो गया हमारा? ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है। आईएस कोड जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको रिपोर्ट करता है 5 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है M10, M15, M20, M17, M18 तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं? 5 के मल्टीपल में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो M10, M15, M20 इस तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट कहां से कहां तक हो गया आपका? M20 से लेकर के M25 से लेकर के M60 तक। पहले का कोड देखोगे तो M60 आपको दिखेगा हाई स्ट्रेंथ में, लेकिन अब उसको कहां कर दिया गया है? स्टैंडर्ड कंक्रीट में कर दिया गया है। क्लियर यहां तक? ठीक, तो इस तरीके से हो गया। अगर हम बात करें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहां से कहां तक है? M65 से लेकर के आपको देखने को मिलेगा M100 तक। क्लियर यहां तक? तो ये इसका ग्रेड डेजिग्नेशन है जो आपको देखने को मिल रहा है M10, M15, M20, M25, M30 इस तरीके से। अब सवाल आता है कि ये M का मतलब क्या है और ये 10 जो नंबर दिख रहा है आपको 10, 15, 20, 25 इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। M का मतलब होता है मिक्स। M का मतलब क्या होता है? मिक्स। और जो आपको नंबर दिख रहा है यानी कि 10, 15, 20, 25 इस नंबर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 मिलीमीटर क्यूब। किसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? 150 मिलीमीटर क्यूब का स्ट्रेंथ। यही क्यूब हमें बनाना है, ठीक है। तो 150 मिलीमीटर क्यूब का स्ट्रेंथ कितने दिनों का? 28 दिन का। कितना दिन का? 28 दिन का। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा 28 दिनों पे निकाला जाता है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। क्लियर है? तो अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा, क्या मतलब होता है इस कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही कि ये जो नंबर आपको बगल में दिख रहा है 10, 15, 20, 25 इस नंबर का मतलब क्या है? इस नंबर का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 मिलीमीटर क्यूब एट 28 डेज। किस चीज में है? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। किस चीज में है? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत यहां तक? तो अभी तक डिस्कशन में हम ये बताए हैं तुम लोग को कि कितने ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है हमारे पास, जैसे कि ऑर्डिनरी कंक्रीट है, स्टैंडर्ड कंक्रीट है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। इसमें क्या क्या ग्रुपिंग किया गया है, क्या ग्रेड डेजिग्नेशन है, वो आपको दिखा दिया यहाँ पे टेबल के फॉर्म में। और M का मतलब क्या होता है? मिक्स। और जो नंबर दिखा हुआ है, नंबर का मतलब क्या होता है?
कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 मिलीमीटर क्यूब एट 28 डेज। क्लियर यहां तक? इसमें एक एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर यहां तक? आगे चले, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है आपका इन द डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट, एम मतलब मिक्स, जैसे कि बताए रिफर्स एम, एंड द नंबर इन फ्रंट ऑफ इट रिप्रेजेंट द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 मिलीमीटर क्यूब एट 28 डेज। वही बताया अभी जो हम डिस्कस किए। क्लियर है? उसके बाद फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड एबव M60 डिजाइन पैरामीटर ऑफ IS 456 आर नॉट वैलिड। जो डिजाइन पैरामीटर है IS 456 के हिसाब से वो आपका वैलिड नहीं है। किसके ऊपर? M60 के ऊपर आप जाओगे, क्योंकि वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आ गया है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए किसी स्ट्रक्चर में तो वहां पे हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करते हैं, लेकिन जो M60 का जो डिजाइन पैरामीटर है उसको हम लोग नहीं लेके चलेंगे। हम लोग अपना डिजाइन पैरामीटर निकालेंगे, डिजाइन करेंगे, हम लोग खुद से उसको निकालना पड़ेगा। किसके ऊपर? M60 के ऊपर। आगे बोलता है ऑर्डिनरी कंक्रीट इज यूज फॉर जनरल RCC वर्क। ऑर्डिनरी कंक्रीट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? जनरल RCC वर्क में करेंगे, जहाँ पे उस स्ट्रक्चर का जो इंपॉर्टेंस बहुत कम होगा वहां पे हम लोग ऑर्डिनरी कंक्रीट का यूज करेंगे, M15, M10, M20। आगे बात करते हैं हम लोग किस चीज का? स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट हम लोग यूज करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अब ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यानी कि M60 से एबव अगर हम बात करें तो उसका हम लोग यूज कहां पे करेंगे? जहां पे हमको स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होगा, जहां पे हमको स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होगा वहां पे हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि ऑर्डिनरी कंक्रीट का यूज आप कहां पे करोगे? जनरल RCC वर्क में करोगे, जिसका इंपॉर्टेंस कम होगा। ठीक है, उस तरीके से फिर हम बात किए स्टैंडर्ड कंक्रीट के ऊपर। स्टैंडर्ड कंक्रीट का यूज आप कहां पे करोगे? जहां पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट होगा, वहां पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। और अभी हम बात किए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आप वहां पे यूज करोगे जहां पे स्ट्रक्चर में आपको हाई स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। क्लियर यहां तक? अब मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर में तो बात कर लिया हम लोग। अब बात करते हैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें ये बताता है कि आपको कम से कम इतना इस ग्रेड का कंक्रीट का यूज करना ही करना है। एक्चुअल में तो आप डिजाइनिंग करके निकालोगे कि हमको कितना यूज करना है, M20 का यूज करना है, M25 का यूज करना है या M30 का यूज करना है, लेकिन मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप इससे कम नहीं रख सकते हो। ये कंडीशन डाला हुआ है IS कोड ने। और ये जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ये डिपेंड कर जाता है आपके एक्सपोजर कंडीशंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है? एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर। तो 5 तरीके का एक्सपोजर कंडीशन हमारे पास। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब IS कोड में दिया हुआ है और हम भी बता देंगे आपको आने वाले लेक्चर में इन सब का मतलब। ठीक है, कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन मतलब क्या होता है, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, सीवियर का मतलब क्या होता है, वेरी सीवियर का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखो अभी के लिए बस नहीं कि जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो किस पे डिपेंड कर जाता है? वो डिपेंड कर जाता है आपका एक्सपोजर कंडीशंस के ऊपर। और ये एक्सपोजर कंडीशन जो होता है वो गवर्न करता है आपके स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी को। तो हम कल जो डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल भी होना चाहिए। तो ये उसका फैक्टर निकल के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सपोजर कंडीशन किसको गवर्न करेगा? ये सीधा ड्यूरेबिलिटी को गवर्न करता है। क्लियर है? तो अब देखो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए पहले दिया हुआ आपको PCC का वैल्यू दिया हुआ है, PCC और RCC का वैल्यू भी दिया हुआ है आपको। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है PCC के लिए अगर आपका माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है उसके लिए नॉट स्पेसिफाइड, कोई भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है IS कोड में। दूसरा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC के लिए कितना है? M20। RCC के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है? M20। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव बोल देगा कि बताओ मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए कितना होगा। ऑप्शन दे देगा M20, M15 जो भी दे देगा, तो आप बता दोगे M20। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन का तो उसके लिए कितना है? PCC के लिए M15 है और RCC के लिए कितना है? M25 है। उसी तरीके से हम बात करें सीवियर के लिए तो सीवियर के लिए कितना है? M20 है और RCC के लिए कितना है? M30 है। उसी तरीके से हम बात करें वेरी सीवियर के लिए तो वेरी सीवियर के लिए आपका हो गया M20 और RCC के लिए कितना हो गया? M35 हो गया। एक्सट्रीम का बात करें तो एक्सट्रीम के लिए भी कितना हो गया? M25 हो गया और RCC के लिए कितना हो गया? M40 हो गया। ठीक है, ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ये मिनिमम इतना तो आपको लेना ही लेना है। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो उस कंडीशन में कौन सा एक्सपोजर कंडीशन आता है? माइल्ड आता है। ठीक है, तो आप M20 से नीचे नहीं ले सकते हो। क्लियर है? M20 से नीचे नहीं ले सकते हो। उस तरीके से अगर आप बना रहे हो ऐसी जगह पे जब वेरी सीवियर कंडीशन आता है, वेरी सीवियर कंडीशन आता है तो वहां पे आप RCC का वैल्यू M35 से कम नहीं लेना है। ये मिनिमम हो गया आपका। ठीक है, बाकी आप M40 लो, M50 लो तो डिजाइनिंग के हिसाब से निकल के आएगा। क्लियर यहां तक? तो अभी तक जो बात की हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर बात किए और अभी जो हम बात किए वो
मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर बात की है। क्लियर यहां तक? समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी बताए हम माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्पेसिफाइड नहीं है पीसीसी के लिए। दूसरा नंबर में क्या बोला? मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट IS 456 के हिसाब से कितना है? M20। जैसे कि अभी दिखा टेबल में M20 था ना, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट IS 456 के हिसाब से आरसीसी के लिए कितना है? M20 है, ठीक है, और पीसीसी के लिए कितना है? M15 है। क्लियर यहां तक? अब आगे देखो, आगे बोलता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शॉल बी M20। M20 तो है, बट M25 ये हो जाएगा, बट कुछ कंडीशन में ये M25 हो जाएगा। कब होगा? फॉर बिल्डिंग, किसके लिए? देखो ये किसके हिसाब से है? IS 13920 के हिसाब से है। इसके लिए है IS 13। अब IS 13920 क्या बोलता है कि आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लो? M25 लो। किसके लिए? कौन सा बिल्डिंग के लिए? तो उसके लिए यहां पर दिया हुआ है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट पढ़ो, विच आर मोर देन 15 मीटर इन हाइट इन सेस्मिक जोन 3rd 4 5। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, हम लोग को पता है कि अर्थक्वेक के हिसाब से पूरे इंडिया को, है ना, अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, इस तरीके से। ठीक है, देखो पिक्चर भी लेके आए हैं, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 भी होगा झारखंड तरफ, इधर 2 भी है, 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जोन 5 मतलब वहां पे अर्थक्वेक आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जोन 4 मतलब 5 से कम, लेकिन बाकी 1, 2, 3 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि किस एरिया में कितना ज्यादा अर्थक्वेक आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग जोन में डिवाइड कर रखे हैं। उस जोन को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेस्मिक जोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेस्मिक जोन। तो स्टेटमेंट पढ़ो। अब स्टेटमेंट में क्या बोला कि आपका बिल्डिंग का हाइट अगर 15 मीटर से ऊपर चला गया, 15 मीटर से ऊपर चला गया, 15 मीटर अगर आपका बिल्डिंग का हाइट है, और वो बिल्डिंग कहां पे बना रहे हो? सेस्मिक जोन 3rd 4 और 5 में बना रहे हो, तब आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 नहीं रहेगा। कितना रहेगा? M25 रहेगा। कितना रहेगा? M25 रहेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। क्लियर है यहां तक? तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो ऐसे कितना होता है? इन जनरल बात करें तो M20 होता है, लेकिन IS 13920 के हिसाब से ये बोलता है कि अगर आपका बिल्डिंग का हाइट 15 मीटर से ऊपर चला गया और सेस्मिक जोन 3rd 4 5 में लाई कर रहा है, तब आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेके चलोगे? M25 लेके चलोगे। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा नंबर बोलता है बट नॉट लेस देन रिक्वायर्ड बाय IS 456 बेस्ड ऑन एक्सपोजर कंडीशन। इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब ये हुआ, लेट अस सपोज हम बात करें वेरी सीवियर का। किसका बात करें? वेरी सीवियर का। तो वेरी सीवियर का अगर बात करें हम, और बिल्डिंग कहां पे बन रहा है? 15 मीटर हाइट है बिल्डिंग का, और सेस्मिक जोन 3rd 4 5 में आ रहा है। तो IS 13920 के हिसाब से कहां पे बना? कितना आ गया मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट? M25 आया ना, तो M25 लेना चाहिए हमको। लेकिन अगर M25 लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका वेरी सीवियर कंडीशन भी आ गया है, तो आप M25 नहीं लोगे, फिर आप चलोगे IS 456 के हिसाब से, और इसके लिए हिसाब से कितना है? M35 है। तो इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें माइल्ड का, तो माइल्ड का अगर हम बात करें, तो अगर बिल्डिंग का हाइट आपका 15 मीटर है और सेस्मिक जोन 3rd 4 5 में आ रहा है, और माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन आ गया, तो इसके हिसाब से कितना है? M25 तो 820 है, लेकिन IS 13920 के हिसाब से कितना है? M25। तो हम कितना लेके चलेंगे? M25 लेके चलेंगे। ये दूसरा स्टेटमेंट का मतलब निकल के आया। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े। आगे बोलता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क। प्री स्ट्रेस का मतलब क्या होता है आगे देखेंगे। इसके लिए कितना है? प्री टेंशन के लिए आपका M40 है, और पोस्ट टेंशन के लिए कितना है हमारे पास? M30 है। ये सब का सब जितना पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव में से पूछेगा सवाल यहां से। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। देयर इज नॉर्मली गेन ऑफ स्ट्रेंथ बियॉन्ड 28 डेज। 28 दिन के बाद भी हमारे कंक्रीट में या हमारे स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ डेवलप होते रहता है, स्ट्रेंथ हमको मिलते रहता है। लेकिन हम डिजाइनिंग कितना दिन पे करेंगे? 28 दिन में पे जो हमको स्ट्रेंथ मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग हम लोग कितना दिन पे करेंगे? 28 दिन पे जो मिलेगा हमको उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन 28 दिन के बाद भी आपको स्ट्रेंथ मिलता रहता है। अब 28 दिन पे हम डिजाइनिंग क्यों करेंगे? 28 दिन पे डिजाइनिंग हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि 99% स्ट्रेंथ हमको मिल जाता है 28वें दिन पे।
कितना परसेंट मिल जाता है? 99% मिल जाता है। लेकिन बचा हुआ जो 1% स्ट्रेंथ है उसको मिलने में आपको सालों लग जाता है। नहीं लगता है? सालों लग जाता है, मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल। इसका मतलब ये है कि जो सीमेंट के साथ पानी का रिएक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहता है, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहता है। सीमेंट का पानी से रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहता है और हमको स्ट्रेंथ धीरे धीरे मिलते रहता है। तो 1% मिलने में हमको 12 से 15 साल लग जाता है। तो 12 से 15 साल तक बैठे थोड़ी रहेंगे डिजाइनिंग करने के लिए। तो हम 28 दिन पे स्ट्रेंथ जो 99% मिल जाता है उसी से हम लोग काम चला लेते हैं। क्लियर यहां तक? ठीक, बाकी वही सब लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, अभी जैसे कि हम बात किए कि जो नंबर लिखा हुआ था वो नंबर का मतलब था कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट ऑफ 150 मिलीमीटर क्यूब एट 28 डेज। तो उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखो एक एक चीज कर उठाते हैं। कंक्रीट का मतलब समझ में आता है सबको? कंक्रीट का मतलब क्या होता है समझ में आता है ना जी? स्पीड हो रहा है ज्यादा क्या? ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको ना? ठीक, कंक्रीट का मतलब क्या होता है समझ में आता है सबको? बता चुके हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? इट इज एबिलिटी टू रजिस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग, उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा हमारा मटेरियल, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब इट इज एबिलिटी टू रजिस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। कौन सा लोडिंग? ग्रेजुअल लोडिंग। अब ग्रेजुअल लोडिंग आपका टेंसाइल नेचर का भी हो सकता है, कंप्रेसिव नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे कौन सा नेचर लेना होगा? कंप्रेसिव लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि हमारा कौन सा स्ट्रेंथ बोला है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला है, तो कंप्रेसिव लेंगे। तो लोड कैसा आ गया? कंप्रेसिव, यानी कि दोनों तरफ से क्या करेंगे हम लोग? दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है। अब धीरे 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 लोड को बढ़ाते जाएंगे और इसके अगेंस्ट जो भी हमारा मटेरियल होगा, जो स्ट्रेंथ मिलेगा हमको, उस जो रेजिस्टेंस हमको ऑफर करेगा हमारा मटेरियल, उस रेजिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे। कौन सा स्ट्रेंथ? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अभी तक सिर्फ ये समझ में आया हमको कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर? हमारा कंक्रीट के ऊपर। तो देखो क्या बोलता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रजिस्ट ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड। जैसे कि बताया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। उसके बाद इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट एंड द अदर प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी आर बीइंग रिलेटेड टू इट ओनली। कहने का मतलब यह है कि ये जो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंक्रीट का, और ये आपका रिलेट कर जाता है किस किस पे? मतलब शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ आप इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेट करके निकाल सकते हो। क्लियर है? आप एक बार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लिए तो आप उसको बाकी प्रॉपर्टी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। बाकी प्रॉपर्टी कहने मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इम्परमेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी, जितने भी प्रॉपर्टी है कंक्रीट का, वो सब कुछ सबको आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर यहां तक? तो ये पहला पॉइंट का मतलब निकल के आया। आगे क्या बोला? आगे बोला इट इज डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग निकालेंगे कैसे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग निकालेंगे टेस्ट परफॉर्म करके। क्या परफॉर्म करके? टेस्ट परफॉर्म करके। तो टेस्ट परफॉर्म किस पे किया जाएगा? आइदर सिलिंड्रिकल और आइदर क्यूब। या तो आप क्यूब लो या तो आप सिलेंडर लो, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है क्यूब का साइज कितना होना चाहिए? 150 mm होना चाहिए। और सिलेंडर का साइज कितना होना चाहिए? लेंथ टू डाय रेशियो होना चाहिए 2, यानी कि लेंथ होना चाहिए आपका 30 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर। और इसको हम कहाँ यूज करेंगे? यूटीएम में, यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोग इसको यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा कोड क्या बोलता है? हमारा कोड बोलता है कि आप क्यूब को लो। कौन सा क्यूब? 150 मिलीमीटर जिसका साइज होगा वो क्यूब को लो, ठीक है। तो हम लोग हमेशा किस में टेस्ट करेंगे? क्यूब बनाएंगे हम लोग और क्यूब टेस्ट करेंगे। क्लियर यहां तक? सिलेंडर हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोड नहीं बोलता। क्लियर यहां तक? ठीक। अब टेस्ट कैसे करेंगे? अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या बोला? द टेस्ट स्पेसिमेन इज टेस्टेड जनरली एट द एज ऑफ 3, 7 एंड 28 डेज। ठीक है, जनरली हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे 28 डेज में। बट अगर आपको रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए तो आप 3 दिन पे भी निकाल सकते हो और 7वां दिन पे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए आपके कंक्रीट का तो आप 3 दिन पे भी निकाल सकते हो स्ट्रेंथ और 7 दिन पे भी निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग जनरली कितना में टेस्ट करेंगे? 28वें दिन पे टेस्ट करेंगे। क्लियर यहां तक? ठीक। अब देखो क्या करना पड़ता है हमको। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग?
मोल्ड ले लिए, मोल्ड ले लिए, क्यूब है ना। इसका डायमीटर कितना, इसका साइज कितना होगा 150 और 150 mm का होगा। ठीक है, पहले तो कंक्रीट बनाएंगे। कंक्रीट कैसे बनाते हैं वो आपको पता है। ठीक है, सीमेंट लेते हैं, एग्रीगेट लेते हैं, है ना, बालू लेते हैं, फिर पानी लेते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद बनता है कंक्रीट। कंक्रीट बनने के बाद आप क्या करोगे, क्यूब बनाओगे, यानी कि जो मोल्ड है हमारा उसमें आप इसको डालोगे। कैसे डालोगे, 3 लेयर में दिया जाएगा। पहला लेयर डाले, उसके बाद उसमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज मारे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक टैंपिंग रोड होगा हमारे पास, उससे क्या करेंगे हम लोग, कंपैक्शन करेंगे। ठीक है, ताकि एयर वोइड्स इंटरेक्ट होकर बाहर निकल जाए, एक्सपेल आउट हो जाए, है ना। उसके बाद 3 लेयर में उसको अच्छी तरीके से फिल करेंगे ताकि उसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे। ठीक है, एयर ना रहे। ठीक है, उसका फिल करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे 24 घंटा के लिए। छोड़ने के बाद फिर इसको हम लोग पानी में इमर्स कर देंगे ताकि क्यूरिंग हो जाए अच्छे तरीके से, है ना। क्यूरिंग हो जाए, पढ़ा होगा तुम लोग ये सब, हम फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ डालने के बाद 3 दिन 7 दिन जो भी क्यूरिंग करने के बाद, अगर आपको 3 दिन पे स्ट्रेंथ चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप 3 दिन पे बाहर निकालोगे पानी से और उसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डाल देंगे, यूटीएम मशीन में डाल देंगे इस तरीके से, और दोनों तरफ से क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे, लोड को बढ़ाते जाएंगे। जिस लोड पे आ करके ये मटेरियल हमारा फेल करेगा उस लोड को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एरिया से, तो निकल के आ जाएगा आपका स्ट्रेंथ। वही आपका स्ट्रेंथ होगा, यानी कि कौन सा स्ट्रेंथ होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। क्लियर यहाँ तक, ये इसका बेसिक फंडा है। अब आगे इसमें जो ये बात तो आपको पता ही था, लेकिन आगे इसमें क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट है, कौन कौन सा पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, उसको उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, क्यूब इज ऑलवेज टेस्टेड ऑन साइड दैट इज फेस इन टच विथ मोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा टेस्ट उस साइड पे किया जाएगा जो साइड आपका टच होगा, किससे, मोल्ड से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, पिक्चर देखो, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये क्यूब दिख रहा है, मोल्ड दिख रहा है आपको, मोल्ड के अंदर कंक्रीट भर दिया हम लोग, है ना, क्यूब बन जाएगा। तो अब देखो मोल्ड के टच पे कितना साइड है हमारे पास, एक इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर और एक नीचे वाला। ठीक है, तो हमारा कोड क्या बोलता है, कोड ये बोलता है कि ऊपर वाला फेस को छोड़ करके बाकी जितने भी फेस है उस पर आप लोड लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ऊपर अगर हमारा फेस टच नहीं है मोल्ड से, वो तो ऊपर एटमॉस्फेयर के कंटेंट में रहेगा ना, और उसमें क्या हो जाता है, इरेगुलरिटीज आ जाती है बनाने के बाद, तो उसको हम लोग कैपिंग कर देते हैं। तुम लोग देखा होगा सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं पतला सा, और उसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, एक कैपिंग कर देते हैं। उसका थिकनेस रहता है 1 से लेकर 3 मिलीमीटर के बराबर में। ठीक है, तो अब ऊपर में अलग से मटेरियल आ गया, है ना। अब अगर ऊपर में तुम जिस साइड में टच नहीं है मोल्ड पे, उस साइड पे अगर तुम लोड लगाने जाओगे तो आपको एरर मिल सकता है, गलत रिजल्ट मिल सकता है। इसीलिए बोला कोड क्या बोला कि जो फेस आपका टच होगा मोल्ड से, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके ऊपर आप लोड लगाओ। लोड लगाने का तरीका देख लो, यहाँ पे लोड लगाने का तरीका यहाँ पे देख लो आप, इस तरीके से लोड लगाया गया। क्लियर यहाँ तक, तो ये उसका मतलब निकल के आया। आगे क्या बोला, आगे बोलता है रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इन दिस स्केप टू 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अप टू फेल्योर। आपको रेट ऑफ लोडिंग कितना लगाना है, 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की रेट से आपको लोड लगाना है, यानी कि 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आपको लगाते जाना है, वो बढ़ाता जाना है। कितना रेट से, 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की रेट से। क्लियर है, कब तक लगाना है, जब तक हमारा कंक्रीट फेल नहीं कर जाता। क्लियर है यहां तक। आगे क्या बोला, आगे बोला आपका स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज एक्सप्रेस्ड इज नियरेस्ट टू दी 0.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि लेट अस सपोज आपका स्ट्रेंथ निकल के आया 26.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हम तो टेस्ट कर रहे हैं ना, टेस्ट में तो कुछ भी निकल का सकता है ना, कुछ भी निकल सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा स्ट्रेंथ कितना है, 26 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 0.5 के नियरेस्ट आपको रिजल्ट को रिपोर्ट करना है। क्लियर यहां तक, तो इस बात का ये मतलब था। कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत है, आगे देखो, आगे क्या बोला, एज पर स्पेसिफिकेशन 1 सैंपल मस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब क्यूब। एक सैंपल पे आपको कितना क्यूब बनाना पड़ेगा, 3 क्यूब बनाना पड़ेगा, उसका हम क्या बोलेंगे, स्पेसिमेन बोलेंगे। ठीक है, तो एक सैंपल पे कितना, 3 स्पेसिमेन। क्लियर है, और 100 सैंपल पे कितना, 300, तो 300 क्यूब आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक। तो एक स्पेसिमेन में कितना, एक सैंपल में कितना होना चाहिए, 3 स्पेसिमेन होना चाहिए। आगे देखो, इस भी हो गया, ये भी हो गया,
आगे देखो, आगे बोलता है टू रिपोर्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन मस्ट बी टेकन सच दैट इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ द एवरेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ये देखो, लेट अस सपोज हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया एक सैंपल पे, और एक सैंपल पे कितना स्पेसिमेन होता है? 3। कितना होता है? 3। तो एक सैंपल ए हो गया, एक सैंपल बी, स्पेसिमेन बी हो गया, एक स्पेसिमेन सी हो गया। ठीक है, इसका जो रिजल्ट निकल के आया लेट अस सपोज 26 निकल के आया, इसका जो निकल के आया लेट अस सपोज 26.5 निकल के आया, इसका जो निकल के आया लेट अस सपोज 27 निकल के आया। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों सैंपल का या तीनों क्यूब का निकल के आया स्ट्रेंथ। अब क्या करना है? अब हमको करना है कुछ नहीं, इन तीनों का एवरेज निकाल लेना है। क्या करना है? इन तीनों का एवरेज निकाल लेना है। लेट अस सपोज इन तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 3 ये करेंगे, तो इसका एवरेज निकल के आया लेट अस सपोज x। कितना निकल के आया? x। अब बोला ±15%, मतलब x को मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से और x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.15x। क्लियर यहां तक? जो भी वैल्यू निकल के आएगा, लेट अस सपोज ये निकल के आया P, और ये वैल्यू निकल के आया Q। तो जो इंडिविजुअल है, ए को उठाओ और ए को देखो कि ये P और Q के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसी तरीके से फिर B को उठाओ और B का वैल्यू कितना है? 26.5। देखो कि ये P और Q के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसी तरीके से आप C को उठाओ, C को भी देखो कि ये P और Q के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे हमारा जो टेस्ट निकल के आया, जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या है? सही है। जो हम टेस्ट परफॉर्म किए वो सही है। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि P और Q के बीच में लाई नहीं करता है, तो हम बोलेंगे हमारा टेस्ट कैसा है? गलत। क्लियर यहां तक? कुछ गलती कर दिए होंगे हम लोग, इसीलिए ऐसे निकल के आया। तो ±15% ऑफ एवरेज से आपका बीच में होना चाहिए, यानी कि लाई करना चाहिए P और Q के बीच में। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल वेरिएशन कितना होना चाहिए? ±15% ऑफ एवरेज से होना चाहिए। नेक्स्ट, आगे देखो, आगे बोलता है रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन दिस टेस्ट आर कंपैरेटिवली मोर देन एक्चुअल ड्यू टू द रेस्टेनिंग इफेक्ट ऑफ स्टील प्लेट ऑन कंक्रीट स्पेसिमेन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ हम बता रहे हैं। देखो देखो, ये क्या है? क्यूब है। इसी में हम लोग को टेस्ट परफॉर्म करना है ना। तो क्यूब ले लिए हम लोग। क्यूब लेने के बाद ऊपर में तुम लोग को क्या दिख रहा है? स्टील प्लेट दिख रहा है, और नीचे में भी आपको क्या दिख रहा है? स्टील प्लेट दिख रहा है। ऊपर भी रखे हम लोग स्टील प्लेट और नीचे भी रखे। ऐसा क्यों किए हम लोग? ऐसा इसीलिए किए क्योंकि जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा इस पे क्यूब पे, वो क्या निकल के आएगा? यूनिफॉर्म निकल के आएगा, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसीलिए हम लोग क्या रखते हैं? ऊपर भी स्टील प्लेट और नीचे भी स्टील प्लेट रखते हैं। तो ये रीजन निकल के आया स्टील प्लेट रखने का। क्लियर है? आगे देखो, अब स्टील प्लेट से एक दिक्कत निकल के आ जाता है। क्या दिक्कत निकल के आता है समझने की कोशिश करना। ठीक है, तुम लोग बताओ हमको, स्टील का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है या क्यूब का? स्टील का ज्यादा होता है ना। अगर स्टील का स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ का हम लोग एस से रिपोर्ट कर रहे हैं सपोज। ठीक है, समझने के लिए एस से। तो स्टील का स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है, और हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है? कम है। तो अगर स्टील का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका स्ट्रेन का वैल्यू ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा? कंक्रीट के कंपैरिजन में स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, भूल गया क्या? स्ट्रेन का वैल्यू कम निकलेगा ना। तो इसमें क्या निकलेगा? कम निकलेगा। तो स्ट्रेन का वैल्यू इसका निकलेगा कम, और इसका क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। यहां तक क्लियर है? तो अब स्टील का स्ट्रेन का वैल्यू कम है, कंक्रीट का ज्यादा है, और दोनों को हम लोग एक साथ में रखे हैं, तो ये एक कंपोजिट मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है ना। ये दो मटेरियल है भले, लेकिन ये एक ही मटेरियल की तरह बिहेव करेगा ना। क्लियर है? इसका प्रॉब्लम भी हम करवा चुके हैं स्ट्रेंथ मटेरियल में, कंपोजिट मटेरियल का। ठीक है, दो मटेरियल है लेकिन एक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, स्ट्रेन का वैल्यू फिर दोनों निकालता था, ये निकालता था ना। हाँ, उसका एप्लीकेशन अब देखने को मिलेगा यहाँ पे। आगे देखो, अगर इसका स्ट्रेन का वैल्यू कम है तो ये क्या करेगा? ये करेगा कि जो कंक्रीट है उसको भी स्ट्रेन, उसका भी स्ट्रेन को कम करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर फैलने की कोशिश करेगा कंक्रीट हमारा, उसको बोलेगा नहीं मैं मत फैल, हम है अभी, तो पकड़ कर रखेगा उसको।
इसीलिए पढ़ के रखेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कंक्रीट जो है उसको जब फेल होना चाहिए तब वो फेल नहीं होगा। बात को समझना, बहुत बड़ा पॉइंट बता रहे हैं। कंक्रीट को जब फेल होना चाहिए, हम फेल करवाना है कंक्रीट को ना, तभी तो स्ट्रेंथ निकालेंगे हम लोग ना। तो जब फेल होना चाहिए तब फेल नहीं होगा, वो स्टील उसको रोक करके रखेगा। यानी कि अगर हमको कंक्रीट को फेल करवाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा। कंक्रीट को अगर हमको फेल करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा, तब जाके ये फेल करेगा। तो क्या ये एक्चुअल रिजल्ट निकल के आया? नहीं आया ना, गलती निकल के आया ना। यानी कि रिजल्ट से ज्यादा, मतलब कि एक्चुअल से ज्यादा निकल के आया रिजल्ट। लोड अगर इसका लेटेस्ट निकल के आ रहा था 15, तो निकल के कितना आएगा, 17। लोड बढ़ गया कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि अच्छा, ये जो इफेक्ट आपको हम बताए स्टील का कंक्रीट के साथ इसको रोक करके रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग रेस्टेनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रेस्टेनिंग इफेक्ट। अच्छा, ये जो रेस्टेनिंग इफेक्ट है इसका मैग्नीट्यूड यहां से स्टार्ट होता है और धीरे 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 कम होता चला जाता है। ये मैग्नीट्यूड यहां से स्टार्ट होगा और धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्यूब ले रहे हैं, क्यूब का साइज अगर छोटा है तो रेस्टेनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। अगर क्यूब का साइज को हम बढ़ाते जाएंगे तो उतना कम हमको रेस्टेनिंग इफेक्ट मिलेगा। अगर उतना कम हमको रेस्टेनिंग इफेक्ट मिलेगा तो उतना ज्यादा हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। रेस्टेनिंग इफेक्ट जितना कम मिलेगा उतना हमको क्या मिलेगा, एक्चुअल के पास चले जाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको हम अभी कॉन्स्टेंट बताए इसको हम रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेंथ फैक्टर के साथ, स्ट्रेंथ फैक्टर के साथ। तो आगे आपको देखो टेबल के फॉर्म में दिख रहा होगा, कहाँ है टेबल के फॉर्म, देखो साइज मिलीमीटर क्यूब में। अगर 150 मिलीमीटर क्यूब है तो स्ट्रेंथ फैक्टर रिलेट करेंगे हम लोग 150 मिलीमीटर क्यूब के साथ, तो वही है, तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्ट्रेंथ फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम क्यूब को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ क्या मिलते जाएगा, घटते जाएगा, कम होते जाएगा। अभी बता दिए कम कैसे होगा, रेस्टेनिंग इफेक्ट का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, तो हमको स्ट्रेंथ क्या मिलेगा, कम मिलते चला जाएगा, स्ट्रेंथ फैक्टर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 100 मिलीमीटर क्यूब आ गए यानी कि क्यूब का साइज को घटा दिए तो रेस्टेनिंग इफेक्ट और ज्यादा मिलेगा, तो रेस्टेनिंग इफेक्ट और ज्यादा मिलेगा और स्ट्रेंथ का वैल्यू और ज्यादा मिलेगा हमको। स्ट्रेंथ का वैल्यू तो कितना ज्यादा मिला आपको, 150 मिलीमीटर से आपको 5% ज्यादा मिला। कितना परसेंट ज्यादा मिला, 5% ज्यादा मिला। तो हम इसको इस तरीके से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बात की हम लोग क्यों ज्यादा मिलेगा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? अगर 70 से 80% में समझ में आ गया ना बहुत ज्यादा है, 50% में आया समझ में तो बहुत ज्यादा है, आगे हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो रेस्टेनिंग इफेक्ट यानी कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ था, रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस टेस्ट आर कंपैरेटिवली मोर देन एक्चुअल से मोर किस तरीके से निकल के आता है वो बता दिया आप लोग को। और आगे क्या बोला, किसके वजह से, ड्यू टू दी रेस्टेनिंग इफेक्ट। रेस्टेनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है आपको बता दिए। क्लियर यहां तक? टाइम कितना हुआ, 40। ठीक अभी है टाइम। आगे देखो, अब मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज का मेन हमको समझाना था कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो वही चीज को समझाने के लिए हम लोग इतना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में देखे और उसका कुछ इंपोर्टेंट बात को भी देखे हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब इसका मतलब क्या होता है, तो वही जो नंबर आपको दिख रहा था M20, M25, M30, M35, उस नंबर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। 150 मिलीमीटर क्यूब का कितने दिन पे, 28 दिन पे। क्लियर यहां तक? तो उसको कभी भी मत बोलना कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसको हमेशा क्या बोलना, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर है? आगे चले, क्या मतलब होता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है, इट इज अ स्ट्रेंथ विच इज नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इसको समझाने के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं? एग्जांपल लेते हैं और लेट अस सपोज क्लास में 100 बच्चा है। कितना बच्चा है? 100 बच्चा है, 100 स्टूडेंट। कॉलेज में कोई कंपनी आया और कंपनी बोला, एक अलग टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, कॉलेज में एक कंपनी आया और कंपनी बोला कि हमको क्लास का स्ट्रेंथ जानना है परसेंटेज के बिहाफ पे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो भाई स्ट्रेंथ को रिपोर्ट करते हैं। तो पूरे क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चा का जितना भी परसेंटेज निकल के आया है सेमेस्टर एग्जाम में,
वो निकल के आया है, लेटर सपोज किसी का आया है 30%, किसी का आया है 35%, किसी का आया है 40%, एंड सो ऑन चलते गया। 100 रिजल्ट निकल के आया हमारे पास। रिजल्ट कितना निकल के आया? 100 रिजल्ट निकल के आया। अब इस 100 रिजल्ट को हम लोग रिपोर्ट कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां से स्टार्ट किया हम लोग, लेटर सपोज 25 से स्टार्ट की। 25% किसी का है, किसी का 25.5% है, किसी का 26% है, किसी का 27% है, किसी का 28% है, किसी का 29% है, किसी का 30% है, एंड सो ऑन चलते गया, 100 तक चलते गया। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, किसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? तो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विच इज नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब कि वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट फॉल नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें से 100 बच्चा का इतना इतना रिपोर्ट निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया, ठीक है, तो उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया हम लोग। अब हम उठाते हैं लेटर सपोज 29 को। किसको उठाया? 29 को। अब 29 से देखो कितना रिजल्ट है, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा तो नहीं है ना, तो हम इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बोलेंगे उस कंपनी को जाकर के, नहीं भाई हमारा कॉलेज में जो स्ट्रेंथ है बच्चा लोगों का वो कितना है? 29, मतलब 29% है। 29% है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलेंगे ये 29% जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो वो तुरंत समझ जाएगा कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि बाकी सिर्फ और सिर्फ 5 ही स्टूडेंट, 100 का 5% कितना हुआ? 5 स्टूडेंट हुआ ना, तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका रिजल्ट 29 से कम निकल के आया है, यानी 29% से कम निकल के आया है। बाकी 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका रिजल्ट कितना निकल के आया है? 29 से ज्यादा निकल के आया है। तो हम बोलेंगे ये 29 जो है वही हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर यहां तक? समझ रहा है? ये स्ट्रेंथ को रिपोर्ट करने का तरीका है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ आया? अब हम बात करते हैं अपना कंक्रीट में। कंक्रीट में क्या मतलब निकल के आएगा? सेम मतलब निकल के आएगा। हम लोग को 100 सैंपल पे टेस्ट करना पड़ेगा। कितना सैंपल पे? 100 सैंपल पे। और 100 सैंपल, एक सैंपल में कितना होता है स्पेसिमेन? 3। तो 100 सैंपल में कितना हो गया? 300। कितना हो गया? 300। तो 300 क्यूब बनाना पड़ेगा हमको, और 3 का एवरेज करना पड़ेगा। और एक सैंपल का रिजल्ट कैसे निकलेगा? 3 का एवरेज निकालेंगे, और वो उसका वेरिएशन कितना होना चाहिए? प्लस माइनस 15% एवरेज से होना चाहिए, बता दिया अभी तुम लोग का। ठीक है, तो हमको 100 टेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा, यानी कि 100 रिजल्ट निकल के आया हमारे पास, और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो। और जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेटर सपोज यही निकल के आया, 25 निकल के आया, किसी का 25.5 निकल के आया, किसी का 26 निकल के आया, किसी का 27 निकल के आया, किसी का 28 निकल के आया, किसी का 29 निकल के आया। तो यही 29 हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। लेकिन ये क्या 5 के मल्टीपल में है? 5 के मल्टीपल में है? नहीं है ना, तो इसको हमको 5 के मल्टीपल में लाना पड़ेगा ना। 5 के मल्टीपल में लाएंगे तो हम ले आए, तो उठा लिया हम लोग 30 को। या तो 30 लिख सकते हैं या तो 25 लिख सकते हैं, यही होगा ना। तो हम 30 लिखेंगे। अगर हम 30 लिखेंगे तो इसके नीचे कितने परसेंट रिजल्ट आ गई है? 6% आ गई है ना। 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं होगा। अब 30 तो खत्म हो गया कहानी, 30 तो कहानी खत्म हो गया। अब बचा क्या? 25 बचा ना, 25 बचा ना, तो हम 25 लेंगे। अच्छा, 25 से नीचे कितने परसेंट रिजल्ट है? 0%। 0% है ना, तो हम क्या बोलेंगे? यही हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर आया? तो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का जिसके नीचे 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट फॉल नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक? कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर यहां तक? ठीक। आगे बोला इच डी, ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज और, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा और हमेशा 28 दिन पे निकाला जाएगा, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने टाइम हम आप लोगों को ये बताए कि वो 3 दिन पे भी निकाला जाएगा, 7 दिन पे भी निकाला जाएगा, और 28वें दिन पे भी निकाला जाएगा। ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है आपको तो हमेशा और हमेशा 28 दिन पे ही निकाला जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग इसका डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, चलो ठीक, बंद कर दो जी।